हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर देख रहे हो उस हिसाब से। आज हम 11th फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। वास्तव में इसको 11th क्लास कह देते हैं, 11th ना कहें। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स के लिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स की आत्मा। क्या बोले बच्चों? फिजिक्स की आत्मा, सोल ऑफ फिजिक्स। क्या कहा बच्चों? सोल ऑफ फिजिक्स। अब मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर इज इन लर्निंग फिजिक्स, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन, इट इज़ द सोल ऑफ फिजिक्स। मतलब हमारी बॉडी में आत्मा नहीं है तो बॉडी क्या है बताइए। सिमिलरली फिजिक्स से अगर वेक्टर्स को हटा दिया जाए, या वेक्टर्स आपको नहीं आते हैं, वेक्टर्स आपने नहीं समझे हुए हैं, तो फिजिक्स आप जान नहीं सकते, फिजिक्स समझ नहीं सकते। मतलब फिजिक्स समझने के लिए वेक्टर उसी तरह इम्पोर्टेंट हैं जिस तरह पानी मछली के लिए है। बिना पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती, बिना आत्मा के बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। ऐसे बिना वेक्टर के हम फिजिक्स नहीं सीख सकते। तो कई दिन से चल रहा है कि सर फिजिक्स वेक्टर्स का लेक्चर नहीं बन पा रहा है, वेक्टर्स का लेक्चर नहीं बन पा रहा है। मैं भी इंतजार कर रहा था कि थोड़ा अच्छा टाइम मिले, आज भी काफ़ी बिजी रहा। ठीक, खैर आज मैंने डिसाइड किया है कि वेक्टर्स पे लेक्चर रिकॉर्ड करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने जो पढ़ी हैं, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, बहुत सारी है ना। इनको अगर डायरेक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाए तो ये दो तरह की होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स? इफ यू गो फॉर द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स, it states that the quantities which require only magnitude to be specified are called scalars. मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको पूरी तरह से स्पेसिफाई करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज़ को स्केलर्स कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मतलब द क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू बी स्पेसिफाइड, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से। इस तरह से आपको किताबों में नहीं मिलेगा, या किताबों में से समझने में आपको बहुत देर लगेगी। ठीक, तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझते हो, इस लेक्चर को नहीं, ये करीब करीब मैं 4 से 5 लेक्चर्स में वेक्टर्स को पूरा ले आ रहा हूँ, जो फिजिक्स में चाहिए है उतना। यकीन मानिए आपको फिर कभी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी वेक्टर्स की तरफ से, आप सब जानने लगोगे। फिर मैथ्स के हिसाब से वेक्टर देखें तो और गहरा है, बहुत गहरा है, तो वो आप फिर मैथ्स में देखिएगा। फिजिक्स में जो लगना है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनमें केवल हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है स्पेसिफाई करने के लिए, वो स्केलर्स हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज़रूरी हैं, वो वेक्टर्स हैं। मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर magnitude only to be specified are called scalars, and the physical quantities which require medium and direction both to be specified are called vectors। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, बुकिश डेफिनेशन हो गई। आप बोलोगे सर ये तो किताबों में लिखा है, यही आप बोल रहे हो। ठीक है, रुकिए ज़रा, आपको मैं 40 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये तो हो गई बुक की बात, आपको कर दी, लेकिन इससे समझ में हमें आता नहीं है ज़्यादा, है ना। कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर है, जिसमें अकेला मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर है। समझिएगा ज़रा, ये तो बुक की डेफिनेशन हो गई। वेक्टर्स मतलब मैं बता रहा हूँ, आप समझिए मेरे हिसाब से। वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच आर हैविंग डायरेक्शनल इफेक्ट। क्या बोले? कोई नई फिजिकल क्वांटिटी जब पैदा होती है, नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, तो आप सोचिए वो कैसे उसको स्केलर कहा जाता होगा, कैसे वेक्टर कहा जाता होगा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो ऑर्गन्स देख के हम बताते हैं ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, कोई इंसान का हो, कोई जानवर का हो, हम डिसाइड करते हैं ये मेल है फीमेल है। क्यों? हमारे पास एक सेट ऑफ डेफिनेशन है, एक सेट क्या बोले ऑर्गन्स हैं कि जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये मेल हुआ या फीमेल हुआ। ठीक, चेयर है, टेबल है,
गाड़ी है, 4 व्हीलर है। कैसे पहचानते हैं हम पंखा है? क्योंकि आपको मालूम है कि पंखा माने ये चीज़, 4 व्हीलर यानी ये चीज़, 2 व्हीलर यानी ऐसा, इस तरह से। तो ऐसे नई फिजिकल क्वांटिटी आई तो हम कैसे माने कि ये वेक्टर है कि ये स्केलर है? ये प्रॉब्लम है। डायरेक्शन तो देखो, स्केलर क्वांटिटी करंट होती है, उसमें भी डायरेक्शन होती है, अभी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा वो वेक्टर क्वांटिटी है। सुनिए कैसे, सुनिए जरा। इस पे अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो ये यहाँ को मूव करेगी। अब अगर हम यही 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से हटा के यहाँ को लगाएं तो इधर को मूव करेगी। इफेक्ट बदला कि नहीं बदला? हमें नहीं पता स्केलर और वेक्टर क्या है, लेकिन फोर्स को हमने इस तरफ लगाया तो बॉडी इधर को मूव कर रही थी, इधर लगाए तो इधर को मूव कर रही है। अगर हम इसकी डायरेक्शन पलट दें फोर्स की तो बॉडी इधर को मूव करने लगेगी। मतलब क्या? ये जो भी क्वांटिटी है, अभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? इस पर डायरेक्शन का इफेक्ट आ रहा है, डायरेक्शन का इफेक्ट आ रहा है। डायरेक्शन बदलने से रिजल्ट बदल रहा है। देयरफॉर फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज हैविंग डायरेक्शनल इफेक्ट। अब आप उल्टा देखिए, एक कोई बाल्टी रखी है, इस बाल्टी में आप पानी भरते हो। क्या करते हो? पानी भरते हो। एक ऊपर से आपने पाइप चलाया, नल चलाया, इधर से पानी डाला इसके अंदर, ठीक है। ऊपर से पानी आया, बाल्टी भरी। मान लीजिए आपने इसमें 5 लीटर पानी भर दिया, ऊपर से भरा, पूरी बाल्टी भरनी है। चलो बाल्टी में, और हमने कहा 15 लीटर बड़ी बाल्टी है, ठीक। अब आपने कहा ऐसे नहीं सर, हम तो ऐसे कर रहे हैं कि इस बाल्टी को क्या कर रहे हैं, नल नीचे से लगा रहे हैं, नल नीचे से लगा रहे हैं। तो भी भाई आप जब 15 लीटर पानी डालोगे तो उतनी बाल्टी भर जाएगी जितनी पहले भर रही थी। आप बोलो नहीं सर 10 लीटर ऊपर से 5 लीटर नीचे से, तो भी वही आएगा। मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है लीटर, ये क्या हुआ? वास्तव में वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। कहीं से भी आप इधर से डाल दो, इधर से डाल दो, इधर से भी डाल दो, डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसलिए वॉल्यूम कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर। मतलब द क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव डायरेक्शनल इफेक्ट आर स्केलर्स एंड विच हैव डायरेक्शनल इफेक्ट आर वेक्टर्स। ठीक, देखिए जरा आप, तो 5 लीटर इधर से भरा आपने, ठीक है, 5 लीटर इस साइड से डाला, 5 लीटर इधर से डाला, टोटल 15 लीटर आएगा। कहीं से कुछ भी कर लो। अब आप फोर्स के केस में देखिए, 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, क्या होगा बताइए आप? क्या होगा बताइए? 5 न्यूटन इधर लगाया, 5 न्यूटन इधर लगाया, क्या होगा अब इसका? सॉरी, एक पे 0 फोर्स लगाया, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक, कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये बॉडी मूव नहीं कर रही। और 5 और 5 10 का फोर्स आप बर्बाद कर चुके हो तो भी बॉडी मूव नहीं कर रही। यानी 5 + 5 0 आ रहा है। 5 + 5 क्या आ रहा है? 0। तो ऐसा आज तक तो नहीं सुना था, अभी हमने 10th क्लास तक सुना था क्या? नहीं सुना था ना। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट आता हो वेक्टर होती है, और जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आता हो स्केलर होती है। आप ऐसे डेफिनेशन दिमाग में रखोगे। आप समझ में आया कि किताब से अलग क्या बताया? अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे घर से 50 मीटर डिस्टेंस पे रहता है। कितने पे रहता है? 50 मीटर दूर रहता है मेरे घर से। डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, 50 मीटर दूर रहता है मेरे घर से, ठीक। तो कैन यू स्पेसिफाई द फ्रेंड्स हाउस? मेरे फ्रेंड के हाउस को आप स्पेसिफाई कर सकते हो क्या? घर से 50 मीटर दूर, तो आप नहीं बता सकते घर से 50 मीटर कहाँ, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, कहाँ पे, नहीं बता सकते। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि घर एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है। ये नहीं कि आप कहीं भी 50 मीटर चल जाइए। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आप 50 मीटर चल के घर पे वापस आ जाइए, तो आप 50 मीटर कहीं भी चले जाओ, 25 चले जाओ, 25 या 50 चले जाओ, 50 वापस आ जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ये काउंट हो जाएगा कि हाँ आप 50 चलाए। लेकिन मेरे फ्रेंड का घर आप नहीं ढूंढ पाओगे 50 मीटर, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए कि घर के सामने वाली गली में 50 मीटर जाओ या बाजू वाली गली में 50 मीटर जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, इतने एंगल पे जाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता होना जरूरी है,
ठीक। और यहाँ पे डायरेक्शन पता होना जरूरी नहीं है। तो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये हमें ज़रूरत पड़ जाए कि बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा, आर वॉट वेक्टर्स, और जिनको केवल मैग्नीट्यूड से काम चलता हो आर स्केलर्स। ठीक है, इनको सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सीधे इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? वेक्टर्स को सिंपल मेथड से नहीं होगा, वेक्टर्स का एडिशन सिंपल मेथड से नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन सिंपल से नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन सिंपल से नहीं होगा, और डिवीज़न, वेक्टर्स में डिवीज़न नहीं होता, याद रखना इस बात को, है ना। वेक्टर्स का मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल 3 ऑपरेशन होती हैं, डिवाइड होता ही नहीं है वेक्टर्स का। वन वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर, मतलब डिवीज़न इज एन इनवैलिड ऑपरेशन फॉर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपसे, अपने हिसाब से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स इनके बता रहा हूँ। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सिंपल लेटर्स से। वेक्टर्स स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी और सिंपल लेटर्स। और ये कैसे? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल लेटर्स हैविंग एरो साइन, इस तरह से। या फिर कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं कि इनको बोल्ड लेटर से। तो अभी ऐसा कौन बनाएगा बताओ? आपका वेक्टर बी लिखो तो ऐसा वेक्टर बी ऐसा कौन गूंथेगा बताओ घंटा भर बैठ के? ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये चलन में नहीं है। ऐसे भी वेक्टर को बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अपन तो एरो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, इनको सिंपल अलजेब्रा से जोड़ लेंगे, इनको नहीं जोड़ेंगे। ओके बच्चों, तो वेक्टर मुझे लगता है आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, अभी आगे चलने पे बहुत क्लियर होने वाला है। हाँ, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? डिस्टेंस स्केलर है। क्यों? जैसे किसी ने कहा कि गाड़ी 50 का एवरेज देती है, टू व्हीलर कोई, तो 50 आप चाहे 25 चले जाओ, 25 वापस आ जाओ, घर के चक्कर लगाए आओ, ठीक, वहीं आके खड़े हो जाओ, 50 जैसे ही होगा आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि मेरा कोई एक दोस्त है जो 3 किलोमीटर दूर रहता है, वहाँ आपको जाना है, वो गाड़ी में पेट्रोल उतना ही है, कितना 3 किलोमीटर चलेगी, बाकी बंद हो जाएगी। तो फिर क्या? फिर आपको एक पर्टिकुलर रास्ते से जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो नियरेस्ट होगा, सबसे पास में पड़ता होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात अपन अलग करेंगे। फिर भी डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। सिमिलरली स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर, लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, वर्क इज स्केलर, एनर्जी इज स्केलर, टॉर्क वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, और जैसे जैसे फिजिक्स में हमें क्वांटिटीज आएंगी हम देखेंगे। आज हम मेन इस लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ क्या है? वेक्टर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिर हम वेक्टर्स की ऑपरेशंस देखेंगे। तो सोल ऑफ फिजिक्स इसका नाम दिया मैंने। इससे आप जानेंगे, क्या जानेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब कुछ मेन टाइप्स में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यही हो गया, शामिल है ना इसमें। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने टाइप के हैं? सबसे पहले जीरो वेक्टर, या इसको बोलते हैं नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं, या कुछ बुक्स में इसको इम्प्रॉपर वेक्टर भी बोलते हैं। इम्प्रॉपर वेक्टर भी इसका नाम, जीरो वेक्टर का नाम है। व्हाट इज जीरो वेक्टर? A vector whose magnitude is zero। क्या बोले? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जीरो वेक्टर होता है। तो इसमें दिक्कत एक है कि इसकी डायरेक्शन वास्तव में स्पेसिफाई नहीं होती। एक बात और, हम वेक्टर शुरू करने से पहले प्लीज एक बात और देख लीजिए। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इसकी एक टेल होगी और एक हेड होगा, टेल होगी और हेड होगा, इससे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो और ये क्या मैग्नीट्यूड बताएगा, यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 किलोमीटर कितना है उसको नाप लेंगे हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ठीक, तो जीरो वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड है ही नहीं। जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो दैट वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। मतलब इसका टेल और हेड एक ही पॉइंट पे होंगे। दिमाग लगाना बहुत अच्छे से, मैं यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ बुक्स में भी ये गलत लिखा रहता है। ठीक, कैसे देखिए थे, जब वेक्टर का हेड और टेल एक ही जगह पे है तो उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं क्या हम? हो सकता है वो वेक्टर इधर का हो सकता है इधर का हो, इधर का हो, इधर का हो, अंदर घुस रहा हो बोर्ड के, बाहर निकल रहा हो, इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो, उसका तो कुछ नहीं पता ना, वो तो एक ही जगह से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया, डायरेक्शन पता नहीं है। देयरफॉर हम ये कहते हैं कि इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड। क्या बोला जाता है, ये बहुत बारीक क्वेश्चन है। इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड। किसकी डायरेक्शन डिटरमाइंड नहीं होती? जीरो वेक्टर की डायरेक्शन डिटरमाइंड नहीं होती बच्चों। ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है। देयरफॉर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ना कि ऐसे। अब बहुत सारी बुक्स में ये लिखा है कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम एरो लगा देते हैं, एरो लगा दिया मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई, तो फिर डेफिनेशन तो कह रही है कि इसकी डायरेक्शन इनडिटरमाइंड है। तो बच्चों जीरो वेक्टर को कभी भी इस तरह से लिखा जाता है, इसमें एरो नहीं लिखा जाता, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, तो आप ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना, आप सही सीख लीजिए कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन होती नहीं है तो इस पे एरो नहीं लगाएंगे। अकेले जीरो वेक्टर को छोड़ के बाकी हम संसार भर के जितने वेक्टर होंगे सब पे एरो लगेगा, बट ओनली जीरो वेक्टर हैज़ नॉट एरो साइन, इट डज नॉट हैव एरो साइन विथ इट। इस पे अकेला कैसे ऐसे रहेगा, कारण उसका मैंने बता दिया। रीज़न क्या है कि वहीं से शुरू होना है वहीं पे ख़त्म होना है, डायरेक्शन है ही नहीं इसमें। ठीक, फिर भी कुछ बुक्स में ऐसे करते हैं और कहीं लिखा मिलता है, तो आप ठीक है समझ जाना कि भाई ये जीरो वेक्टर है, हमें मालूम है कि इसकी डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड एंड मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जीरो वेक्टर कहलाता है। ये डेफिनेशन आप लिखते चलेंगे। ठीक, फिर इसके बाद कैसा, नॉन जीरो वेक्टर। तो ये तो सिंपल हो गया, डेफिनेशन अपन खुद ही समझ में आ रही है। कैसी, नॉन जीरो वेक्टर या प्रॉपर वेक्टर, या इसका नाम क्या है प्रॉपर वेक्टर और प्रॉपर वेक्टर। तो कौन सा वेक्टर हो गया भाई, ये ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, मतलब वेक्टर हैविंग नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड आर नॉन जीरो और प्रॉपर वेक्टर। ठीक, तो इसका बाकायदा एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। मतलब एक इसका, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी होगा, किसका नॉन जीरो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा। ओके बच्चों, और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। जैसे वेक्टर ए बी ले लें हम, तो ये क्या बता रहा है कि ए इसका टेल है, पॉइंट ए रिप्रेजेंटिंग टेल एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंटिंग हेड। ओके बच्चों, और इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ये मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होता है, ऐसे वेक्टर को नॉन जीरो वेक्टर कहते हैं। इतनी समझ में आई बात। ठीक, फिर इसके बाद पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन से हैं? पैरेलल वेक्टर्स कौन से हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल हो। बहुत ध्यान से समझना बारीकी से। एक कोई वेक्टर है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेक्टर ए, और एक कोई वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। और लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है अ लाइन कंटेनिंग वेक्टर, अ लाइन कंटेनिंग वेक्टर इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो वेक्टर ए की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है? ये वेक्टर ए की लाइन ऑफ एक्शन है। वेक्टर बी की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है? ये वाली लाइन है। ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पैरेलल वेक्टर्स आर दी वेक्टर्स whose
एक्शंस ऑफ लाइन हुज लाइन्स ऑफ एक्शन आर पैरेलल एंड विच आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शंस। ठीक, लाइन ऑफ एक्शंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, सेम डायरेक्शन में हो गई, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। जैसे इसी बोर्ड को देख लीजिए आप, ये साइड और ये साइड, अगर एक डायरेक्शन में ऐसे वेक्टर लगा डायरेक्शन लगा दें तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, ये दोनों साइड पैरेलल वेक्टर हो गए। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, अगर उनको डायरेक्शन और सेम कर दो तो कैसे हो जाएंगे, ये पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। स्क्वायर के, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चे तो इंटेलिजेंट है, रोम्बस के सब इंटेलिजेंट है बच्चे आजकल। फिर एक एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, ये कौन से वेक्टर्स है भाई एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल सिंपल ऐसे ही है कि जिनकी लाइंस ऑफ एक्शन तो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। मतलब एक वेक्टर यहाँ को डायरेक्टेड है और एक वेक्टर इस तरफ को डायरेक्टेड है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल हो गए। क्यों हो गए एंटी पैरेलल, बताएंगे। वाई दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, टेल मी प्लीज। एंटी पैरेलल क्यों हैं? क्योंकि इनकी लाइंस ऑफ एक्शन तो पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इसलिए ये कैसे वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो समझ में आ रही होगी बात। तो जो क्वाड्रिलेटरल वो बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा, इनमें अगर अपोजिट साइड्स में आप डायरेक्शन बदल दोगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कैसे वेक्टर हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। और सेम डायरेक्शन ले लोगे तो पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, मतलब देखना, ऐसे ले लिया तो ये कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये कोई पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अगर इसी की डायरेक्शन इस तरफ ले ली तो यही एग्जांपल हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर का। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, अच्छे से समझते चलना है, इसको नोट करते चलना। और ठीक है, एंटी पैरेलल हो गए। फिर इसके बाद एक है कोलिनियर वेक्टर्स। ये कौन से वेक्टर्स हैं भाई, व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? तो सिंपल है, तो है ना, लीनियर, लाइन से मिलके बन रहा है, मतलब टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब देखिए, ये कोई मैंने बड़ी लाइन बनाई, इसमें से 3-4 वेक्टर बना रहा हूँ काट के। एक वेक्टर यहाँ बना दिया, एक वेक्टर यहाँ बना दिया, एक वेक्टर यहाँ बना दिया। हाँ, देखिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे वेक्टर्स हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर दी कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। बात समझ में आई? सेम लाइन ऑफ एक्शन में जो एक्ट कर रहे हो, ऐसे वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक, बढ़िया। 5 टाइप हो गए कोलिनियर वेक्टर जो एक ही लाइन पे लगेंगे। ठीक, फिर एक ही लाइन पे होंगे और इनकी डायरेक्शन भी एक ही होती है। नेक्स्ट कोलिनियर के बाद आते इक्वल वेक्टर्स हैं। अभी नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स, नेगेटिव से पहले अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स कौन से हैं, अपोजिट वेक्टर्स कौन से हैं भाई? जिनकी लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही हो, दो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहे हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। कैसे? एक वेक्टर यहां को लग रहा है और एक यहां को लग रहा है। अब समझना ध्यान से, ये एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट तो है ही, लेकिन इसको अलग से डिफाइन किया गया कि अपोजिट वेक्टर्स का मतलब क्या है। अपोजिट वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी हो, एक ही हो, बट डायरेक्शंस कैसी हो, अपोजिट हो। ठीक, तो इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। एंटी पैरेलल मतलब लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होंगी और डायरेक्शन अपोजिट होंगी। और अकेला हमने बोला अपोजिट वेक्टर्स, तो इसका क्या मतलब है? अपोजिट वेक्टर्स बोला तो इसका मतलब है कि लाइन ऑफ एक्शन एक ही है और डायरेक्शंस अपोजिट है। क्लियर हुआ? ठीक,
फिर हमने बोला नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कौन सा है? तो देखो भाई, नेगेटिव वेक्टर बहुत ध्यान से समझना। जैसे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर को, साउथ है ये मेरे लिए, साउथ डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम पलट दें, इधर कर दें वेक्टर को, तो ये 5 न्यूटन इस तरफ लगने लगा नॉर्थ में, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगने लगे और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसा वेक्टर कौन सा कहलाता है? नेगेटिव वेक्टर कहलाता है गिवन वेक्टर का। और लाइन ऑफ एक्शन दूसरी भी हो सकती है इसकी, बस मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? गिवन वेक्टर के इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो डेफिनेशन सुनिए क्या होगी नेगेटिव वेक्टर की। अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इफ इट हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में नहीं है? मतलब 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स नीचे को लग जाए, जे इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया। नेगेटिव में मतलब क्या होगा? जितना मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर का है एग्जैक्ट उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा और डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट होगी। दीज आर द नेगेटिव वेक्टर्स। ओके, तो 5 न्यूटन इधर को है तो इसका 5 न्यूटन जो इसका अपोजिट कहलाएगा, ये -5 न्यूटन कहलाएगा। अगर मान लीजिए ऊपर को 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है, इसकी नेगेटिव वेलोसिटी चाहिए तो -3 मीटर पर सेकंड कहलाएगी इसके अपोजिट में। ठीक, तो नेगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है? ये देखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही इसके नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ये बिना डायरेक्शन के। यानी इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे दो वेक्टर्स के, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स टू ईच अदर। डेफिनेशन क्लियर हुई? ओके बच्चों, कितने हो गए? 7 टाइप के वेक्टर्स हो गए, है ना? ये सब आप समझ लो, डेफिनेशन भले सबकी याद ना हो, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए कि किसका क्या मतलब होता है, बस इतना बहुत है। फिजिक्स में कौन ज़्यादा लगेगा मैं बता दूंगा। ठीक, फिर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ क्या? दो बातें होनी चाहिए। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। क्या हो? इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और जो लाइंस ऑफ एक्शन है ये कैसी हो? आर पैरेलल हो। दो बातें अगर हैं तो वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखना जरा ध्यान से, एक कोई हमने पैरेललोग्राम बनाया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, इसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं। कैसे हैं? पैरेलल हैं और इक्वल। अरे एक चीज़ और रह गई, अभी एक चीज़ और रह गई, तीसरी बात भी होनी चाहिए, डायरेक्शंस सेम होनी चाहिए। डायरेक्शंस आर सेम। 3 बातें होंगी तब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो वेक्टर AB और वेक्टर DC, क्या बोले? वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर DC। क्यों? इसमें 3 बातें हैं, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना इसका है। मान लीजिए ये 5 मीटर है तो नीचे वाला भी 5 मीटर है, एक बात, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई। दूसरी बात, लाइंस ऑफ एक्शन आर पैरेलल, इसकी लाइन और इसकी लाइन दोनों पैरेलल हैं। तीसरी बात, डायरेक्शन सेम है। तो दो वेक्टर इक्वल होंगे जब उनमें 3 बातें होंगी। कौन सी 3 बातें होंगी? उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल होनी चाहिए। इतना समझ में आया? क्लियर सबको? आया ना बच्चों? तो ये हो गए इक्वल वेक्टर्स। ठीक, और आगे चलेंगे। हाँ, एक होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? दोज हैव सेम इनिशियल पॉइंट, नाम से पता चल रहा है। द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट
आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो जो ऐसे हो सकते हैं ये सारे, कोई वेक्टर ए बी सी डी, ये सब कैसे कहलाएंगे? दीज ऑल आर दी को इनिशियल वेक्टर्स। Why these are co-initial vectors? Because they all have same starting point, same initial point. सबका एक ही इनिशियल पॉइंट है, इसलिए ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं बच्चों? इसलिए कैसे वेक्टर्स हैं? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। समझ में आ रहा है सबके लिए? तो these are the co-initial vectors. क्लियर? और कौन से वेक्टर्स? सह आदि बिंदु हिंदी नहीं बता रहा हूँ इनकी, हिंदी में आप लोग थोड़े परेशान हो जाओगे, है ना। इसको बोलते हैं सह आदि बिंदु सदिश, है ना। एक होते हैं समदिश सदिश, उसको बोलते हैं लाइकली डायरेक्टेड वेक्टर्स। लाइकली डायरेक्टेड वेक्टर्स मतलब टू और मोर वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइकली डायरेक्टेड वेक्टर्स। जैसे एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। दीज ऑल आर द वेक्टर्स विच आर इन सेम डायरेक्शन, सो दीज आर द लाइकली डायरेक्टेड वेक्टर्स। ठीक, एक होते हैं अनलाइकली डायरेक्टेड वेक्टर्स। क्या होते हैं बच्चों? अनलाइकली डायरेक्टेड वेक्टर्स। अनलाइकली डायरेक्टेड वेक्टर्स कौन से हैं भाई? व्हाट आर अनलाइकली डायरेक्टेड वेक्टर्स? तो सिंपल हो जाए, जो अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हों। अब इसी को मैं एग्जांपल बता दूं अनलाइकली का। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये अनलाइकली डायरेक्टेड हो गए। क्यों? इन सब की डायरेक्शंस अलग अलग डायरेक्शंस में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ज़्यादा तो नहीं हो रहा बच्चों, ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं पूरा बिल्कुल, है ना, तुम्हारे सामने अपने अंदर से सब कुछ निकाल के रख रहा हूँ, है ना। फिर इसको आप लोग अच्छे संभाल के रखना, अच्छे से पढ़ लेना। किताबों में से पढ़ने में, समझने में आपको बहुत देर लगती, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर बार मैं किसी भी दिन छुट्टी नहीं करता हूँ, संडे को दिन भर रिकॉर्डिंग करता हूँ। समझ लीजिए आप, मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर वाला देखने वाला है, ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप भी ईमानदारी से पढ़ोगे, बहुत अच्छी फिजिक्स सीखोगे, सबसे अच्छी फिजिक्स सीखोगे। ठीक है, अनलाइकली डायरेक्टेड हो गए। फिर और कौन से टाइप के होते हैं? एक होते हैं भाई कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स तो टू और मोर नहीं, 3 और मोर वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हों वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। कैसे? जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, तो ये सब कैसे हैं? कोप्लेनर्स। क्यों? जो बोर्ड के प्लेन में है। अब इसमें अगर एक आध कैसा आ जाए, एक इधर को है, एक इधर को है और एक वेक्टर इधर को है पेन की डायरेक्शन में, तो अब ये एक प्लेन में नहीं बन सकते, एक प्लेन में नहीं बन सकते। फिर ये वेक्टर किसी भी प्लेन में ले लो आप, नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो ऐसे वेक्टर होंगे नॉन कोप्लेनर। तो अच्छा, 3 और मोर क्यों बोला? जैसे 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन पे होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज लाइन इन द सेम लाइन। कहीं के भी एक पॉइंट इधर ले लो, किधर ले लो, इधर से लाइन बना दो। एक पॉइंट इधर ले लो, इधर ले लो, लाइन बना। एक पॉइंट इधर ले लो, एक आपकी तरफ ले लो, लाइन आ रही है आपकी तरफ, बच के रहना, लाइन आ रही है। ठीक, तो लाइन, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं वो लाइन पे हमेशा आते हैं। इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या बनती है? 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे होते हैं। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएं तो उनको क्या बोलते हैं? हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि 2 तो हमेशा लीनियर होते ही हैं। ऐसे ही 2 वेक्टर, एक पेन इधर है, एक पेन इधर है। ठीक है, अब आप एक प्लेन ऐसा बना दो, ऐसा प्लेन बना दो, ऐसा पटिया रख दो, तो उस पर आ गए कि नहीं आ गए? एक मान लो ऐसा है, तो अब आप ऐसा पटिया बना दो, ऐसा, तो इसमें आ जाएंगे। एक ऐसा है तो इधर से दीवार खड़ी कर दो, इस पे आ जाएंगे। लेकिन अगर एक ऐसा है तो अब ये तीनों नहीं आएंगे, एक पे आएंगे क्या? ये तीनों नहीं आएंगे। ऐसा पटिया रखोगे तो ये 2 आएंगे, ऐसा पटिया रखोगे तो ये 2 आएंगे। समझ रहे बात को कि नहीं आ रहे? समझ रहे हो? और 2 आप कहीं के भी ले लो भाई, हमेशा आएंगे। जैसे एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, ठीक, ये 2 ले लिए। अब ये 2 एक प्लेन में आ जाएंगे। इसी बोर्ड को उठा के ऐसा रख दो, तिरछा ऐसा रख दो, सो एक इधर खिंच जाएगा, उस पर एक इधर खिंच जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों की 2 लाइन्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन। इसलिए कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन को देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
ये बोलना पड़ेगा कि 3 और मोर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक, फिर क्या, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब कौन से वेक्टर्स, जो एक ही प्लेन में ना हो। 3 और मोर वेक्टर्स विच आर नॉट इन अ सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे 2 वेक्टर तो इधर बना दिए हमने और तीसरा वेक्टर आपकी तरफ ले लिया, ऐसा ले लिया, तो अब ये कैसे हो गए भाई, ये नॉन कोप्लेनर हो गए। एक प्लेन में नहीं आ सकते। बोर्ड बनाओगे तो इधर आ जाएगा, ऐसा बोर्ड बनाओगे तो ये 2 आ जाएंगे, ऐसा बनाओगे तो ये 2 आ जाएंगे, तीनों नहीं आएंगे लेकिन। ठीक, तो नॉन कोप्लेनर्स जो एक ही प्लेन में नहीं होंगे वे नॉन कोप्लेनर्स हैं। फिर कौन सा है, एक हमें याद आ रहा है, पोजीशन वेक्टर याद आ रहा है। पोजीशन वेक्टर कैसा होता है, ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताता है। मीन्स अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये P है, और एक पॉइंट यहाँ पे है O। O से P को एक लाइन से मिलाइए आप, तो जो वेक्टर OP है ये क्या कहलाएगा, वेक्टर OP विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O। O के रिस्पेक्ट में पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर OP से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए इधर आ गया कोई पॉइंट O और A हो गया और कोई पॉइंट B हो गया, तो वेक्टर A भी क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ओके बच्चों, तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है। ठीक, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है एक। कौन सा वेक्टर होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होता है जो किसी मूविंग बॉडी के या किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, एक कोई पार्टिकल है, पॉइंट P से पॉइंट Q पे गया और पॉइंट O के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पहले ये थी, बाद में इसकी पोजीशन ये हो गई, तो PQ जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर PQ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट Q तक चला गया, इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर PQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इसको निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, फाइनल मतलब बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक, इसको याद रखना, ये बहुत काम में आने वाला है आगे आपको। 12th मैथ्स में भी काम में आएगा, फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करोगे तो ये काम में आएगा। हमें बाद की पोजीशन में से पहले की पोजीशन को माइनस करनी पड़ेगी, तो निकल आएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आएगा। बच्चों समझ में आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अरे समझ में तो सारे आए हैं, समझाए इतने अच्छे से, नहीं समझाए क्या, बताओ। अच्छा सही सही बताओ। एक होता है पोलर वेक्टर। कौन सा होता है बच्चों, एक पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही हो। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहीं को होती है, बॉडी यहीं को मूव कर रही होती है। लीनियर मोमेंटम, ये कैसे वेक्टर्स है, पोलर वेक्टर्स। मीन्स जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होता है, आर पोलर वेक्टर्स। लेकिन बच्चों एक होते हैं एक्सियल वेक्टर्स।
एक्सियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन बॉडी जब रोटेट करती है या सर्कुलर पाथ पे घूमती है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी इधर को घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है, ये घूम रही है, और इसका अगर हम एक वेक्टर की बात करें, आगे पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की बात करें, तो ये होता है आर क्रॉस पी, मतलब आर क्रॉस पी, तो इसकी डायरेक्शन निकलेगी आर क्रॉस बी से। ठीक है, तो इधर पे अगर हम डायरेक्शन बताएं, ये खैर अभी आपको समझ में नहीं आएगी डायरेक्शन, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी डायरेक्शन। फिर भी आर इधर गया, ये इधर, ये बाहर को आया, ये आया आपकी तरफ, ऐसा आ रहा है, तो अलोंग द एक्सिस मतलब लीनियर मोमेंटम। ऐसे रोटेटरी वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स वास्तव में दीज आर द रोटेटरी वेक्टर्स हुज डायरेक्शंस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है उस डायरेक्शन में होते हैं ये वेक्टर्स, उस एक्सिस के अलोंग होते हैं। तो या तो ये बाहर को होगा या अंदर को होगा, ये होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। इसके एग्जाम्पल आप 2-3 नाम लिख लेंगे। एक लिख लेंगे टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एटसेट्रा। ये क्या है भाई? दीज आर द एक्सियल वेक्टर्स। इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। जहाँ बॉडी रोटेट करती है जिस एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो इधर घूम रही, तो इसकी डायरेक्शन या तो एक्सिस के अलोंग बाहर की हो या एक्सिस के अलोंग अंदर को होगी। कहाँ होगी इसके लिए हम अलग से रूल्स पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे कहाँ को होती है डायरेक्शन। ठीक, तो एक्सियल वेक्टर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नोट करते चलना भाई, आप वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा इसको। एक्सियल वेक्टर समझ गए, ठीक। फिर एक होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर यानी कैसा वेक्टर होता है? जैसे कोई ये वेक्टर है, इस वेक्टर को उठा के दूसरी जगह ले जाओ आप, लेकिन इस तरह से ले जाओ कि वो इसके पैरेलल रहे। मतलब एक्चुअली इट इज अ डिस्प्लेस्ड वेक्टर हुज पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। जे मान लीजिए यहाँ पे हम बोले 5 न्यूटन है, ठीक। अब ये 5 न्यूटन उठा के हम इधर रख दें, पैरेलल बस होना चाहिए। इट इज अ डिस्प्लेस्ड वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बट द पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो लेकिन पैरेलल हो। तो ये पेन है, पेन को उठाया हमने कहा इसका फ्री वेक्टर बताइए आप, तो इधर रख दो फ्री वेक्टर है, इधर रख दो फ्री वेक्टर है, ऐसा भी फ्री वेक्टर है, लेकिन ये फ्री वेक्टर नहीं है। क्यों? पैरेलल नहीं है इसके। तो फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो दिए गए वेक्टर को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, लेकिन इसके पैरेलल हमेशा बना रहता है। तो दिस इज द फ्री वेक्टर जिसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होगी। और अगर पोजीशन फिक्स्ड कर दी तो वो होता है बच्चों लोकलाइज्ड वेक्टर। कैसा होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन सा वेक्टर है भाई? ये फ्री वेक्टर के जैसा ही है। इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेस्ड वेक्टर बट हुज पोजीशन इज फिक्स्ड, मतलब हुज टेल इज फिक्स्ड। ये 5 न्यूटन का वेक्टर है, हमने कहा इसको 3 मीटर ऊपर ले जाओ और उधर पे डिस्प्लेस कर दो, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर है। क्योंकि इसकी पोजीशन को हमने लोकलाइज कर दिया, तो क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बट इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड। इसकी पोजीशन फिक्स होती है, ठीक। कहीं भी ले जाओ मन चाहा तो फ्री वेक्टर है, और पर्टिकुलर पॉइंट पे ले गए तो लोकलाइज्ड वेक्टर है। समझ में आई बात? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसकी पोजीशन फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। और ये तो दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। और सिमिलरिटी क्या है दोनों में? सेम चीज़ क्या है कि जो गिवन वेक्टर, ये भी गिवन वेक्टर के पैरेलल रहेगा, ये भी गिवन वेक्टर के पैरेलल रहेगा, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स होगी, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया होगा? एक बार में ज़्यादा पढ़ा दिया ऐसा लग रहा है बच्चों को, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला हूँ जब तक पूरा नहीं बता दूंगा, है ना। तो एक चीज़ और मुझे याद आ रही थी, मुझे याद आ रहा था, क्या याद आ रहा था अभी? यूनिट वेक्टर याद आ रहा था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रह ही गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर वास्तव में एक ऐसा वेक्टर है
एक और याद आ रहा है वैसे मुझे, नाम लिख दूँ नहीं तो अभी याद नहीं आएगा, है ना। एक और याद आ गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बस बच्चों, इसके बाद कोई वेक्टर्स नहीं है, इतना और समझ लो आप। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होती है और मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब a vector whose magnitude is 1 and direction is always in the direction of given vector is called unit vector। जैसे x एक्सिस ले लेते हैं हम, ठीक, तो इसका यूनिट वेक्टर होता है i कैप, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, a कैप। a कैप को बोलेंगे क्या, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ऐसे आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है, जे कैप यूनिट वेक्टर होता है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर होता है। तो बच्चों अब इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए, जहां कहीं भी आई कैप लिखा दिखे आप समझ जाइए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट जा रहे हैं हम, और अगर 5 आई कैप लिखा है तो एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट गए हैं, 10 आई कैप लिखा है तो 10 गए हैं। अब 5 आई कैप लिखा है प्लस 2 जे कैप लिखा है, मतलब 5 इधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर गए, 5 इधर गए, तो इधर आएगा वेक्टर। समझ में आ रही है बात। लेकिन हम कहते हैं -5 तो एक्स एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था अपन ने। अगर हमने बोला -2 जे कैप तो नीचे को आइए -2 जे कैप। हमने कहा -3 के कैप, तो के कैप ये था आपकी तरफ था बाहर को, -3 के कैप का क्या मतलब है, अंदर घुस जाओ, इसके अंदर चले जाओ, बोर्ड फोड़ के दीवार के उस तरफ निकल जाओ, है ना। तो ये हो गए कौन से, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकाले कैसे जाते हैं भाई, यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब किसी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आता है। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें से डायरेक्शन हटा दी गई। जैसे हमने बोला 5 मीटर ईस्ट, तो ये वेक्टर है, लेकिन जब इसको मैग्नीट्यूड यानी 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 मीटर ईस्ट, क्या बचा, यूनिट वेक्टर बचा। जैसे हमने बोला 10 मीटर अपवर्ड, 10 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, 1 मीटर अपवर्ड, मतलब 1 बचे और डायरेक्शन बचे, तो समझ जाइए क्या आ गया है, यूनिट वेक्टर आ गया है। तो गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल आएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। समझ में आई है बात। यूनिट वेक्टर को निकालने का अभी अब तरीका अपन पढ़ते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, ऑर्थोगोनल और समझ लो, फिर हम यूनिट वेक्टर निकालना भी बता देते हैं इसी क्लास में। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं ऐसे 3 वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और एक ही पॉइंट से पास हो रहे हों, मतलब 3 वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट और इंटरसेक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट। 3 ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और या एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। ये देखो, ये हो गए कौन से वेक्टर्स हो गए, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग ऑन अ पॉइंट या पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हुए भाई, बताइएगा जरा। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हो गए, ऐसे वेक्टर्स हो गए, ऐसे 3 वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जे क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए। अब एक एग्जांपल आप इसका निकालना सीख लीजिए। क्वेश्चन हमने कहा कोई वेक्टर ये है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक, तो यूनिट वेक्टर का क्या तरीका रहा है, वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। वेक्टर क्या है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और मॉड क्या है, मॉड ऐसे निकलता है, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गया 3 आई कैप
प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। तो ये ऐसा बन गया 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। जे क्या आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया। क्या बोलेंगे? दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। अब हम ये कैसे पहचानें कि जो यूनिट वेक्टर है, ये कैसे जानेंगे हम कि ये यूनिट वेक्टर है भाई? बताइएगा जरा, कैसे पहचानेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है? इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो समझ जाइए यूनिट वेक्टर है। कैसे? आई कैप जो है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और स्क्वायर रूट करो। मैग्नीट्यूड निकालने का यही तरीका है। आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करके सम कर दो और स्क्वायर रूट निकाल दो। तो ये क्या आ गया? 9/25, 16/25। क्या बन गया? 9 + 16, 25/25। 1 आया कि नहीं आया मैग्नीट्यूड? मतलब दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। एक एग्जांपल और देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई वेक्टर ए है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तरीका वही रहेगा, वेक्टर को डिवाइड करेंगे हम कैसे? वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट -4 है, इधर कोफिशिएंट 1 है। देखो आप क्या आया? 9, 16, 25 और 1 26, 26 आ रहा है नीचे। 3/√26 i कैप माइनस 4/√26 j कैप प्लस 1/√26 k कैप। अब इसको आपको चेक करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। चेक कैसे होगा? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। चलिए निकालिए मैग्नीट्यूड। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और सबको प्लस करो, फिर स्क्वायर रूट निकालो। 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर है। आइए, 3/√26 का स्क्वायर प्लस -4/√26 का स्क्वायर प्लस 1/√26 का होल स्क्वायर। ये आ गया। क्या बना भाई ये बताएंगे? 9/26, 16/26, 1/26। स्क्वायर रूट कितना आया? 26। अंदर कितना? 9 + 16 + 1, 26/26। 1 का रूट 1। क्या आया बच्चों? 1 आया कि नहीं आया? तो बच्चों दिस वर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कितना? 21-22 तरीके के 21-22 प्रकार के वेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। तो बच्चों उम्मीद है मेरी इस मेहनत को आप लोग बेकार नहीं जाने दोगे। मैंने जितनी ईमानदारी से यहाँ पे पढ़ा दिया उतनी ईमानदारी से आप पहले इसको समझ लो, लेक्चर्स को, इस लेक्चर को अच्छे से समझ लो और फिर उसके बाद स्लो मोशन में कर करके इसको कॉपी में नोट कर लें सारे लोग। अगले लेक्चर से हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। आज वेक्टर का हमने पूरा थॉरो इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स के सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर से वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होता वेक्टर में, याद रखना इस बात को। ओके बच्चों, तो शेयर तो सब्सक्राइब सब लोगों ने कर लिया है। जो लोग पहली बार आते हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पे आप शेयर करते चलिए जिससे जल्दी से ज़्यादा लोगों में ये फैल जाए और अपन अकेले सागर के बच्चों को ना पढ़ा के इंडिया भर के बच्चों को और पूरी दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाने लगे। आप भी सबके साथ पढ़ने का मज़ा लीजिएगा। कुछ दिन में कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे लाइव आने का, पढ़ाने का, तो और बढ़िया होगा। यही चीज़ जो क्लास अभी ऐसे चल रही थी लाइव चल रही होती। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।